नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शिवसेना मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, लेकिन इस बीच अब जो अहम बिंदु है इस पूरे केस का वो इस बात पर आकर के सिमट चुका है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने समय से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया है। दरअसल अब यह सवाल उठ रहा है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना था तो इससे एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया, यानी कि वो मान चुके थे कि अब उनके अंडर में शिवसेना नहीं है। अब इस जो शिवसेना मुद्दे को लेकर के सुनवाई हो रही है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, तो अब ये पूरा मुद्दा जो है वो इस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे का शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा देना सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की सुनवाई मुख्य जज डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच कर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले ही यानी कि 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई के दौरान कई बार उठाया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के वकीलों की दलील है कि नई सरकार इसलिए चुनी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिए थे। वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। इस पर बेंच ने ये पूछा कि तब क्या होता यदि शक्ति परीक्षण सदन में हो गया होता। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून महाराष्ट्र के विधानसभा में शक्ति परीक्षण और इसी के साथ ही विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के आदेश को स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन साथ में ये कहा था कि ये विश्वास मत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इस मुद्दे पर जस्टिस एमआर शाह ने वकीलों से ये पूछा कि 29 जून का आदेश बहुत स्पष्ट था कि 30 जून को होने वाले फ्लोर टेस्ट के याचिकाओं पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही इस स्थिति में जब उद्धव ठाकरे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके तो ऐसी स्थिति बहाल करने का क्या मतलब है, ये भी जज के द्वारा पूछा गया। उन्होंने कहा कि आप इसे होने तो देते, लेकिन पहले ही इस्तीफा देने का विकल्प क्यों चुना गया। बता दें कि इस पर वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का कोर्ट है, यहाँ तथ्य ही सुप्रीम है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि 29 जुलाई को सदन में क्या होने वाला है, और यही नहीं कि तकनीकी शब्द विश्वास मत का प्रयोग हुआ था, लेकिन सदन में जिस परीक्षण की अनुमति दी गई थी उसमें शिंदे गुट के 39 विधायक हमारे खिलाफ वोट देते तो ये अवश्य चीजें संभव थी कि ये होता और उद्धव ठाकरे की हार हो जाती इस फ्लोर टेस्ट में। और इस फजीहत से बचने का एक ही उपाय था कि हम मैदान छोड़ देते। हम वास्तविक दुनिया में हैं, वहां कोई गणित नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, कोई फिजिक्स नहीं था जो 30 जुलाई को आने वाले इस नतीजे को बदल सकता था। आपको बता दें कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यदि आप विश्वास मत का सामना करते हैं और हार जाते हैं तो ये पता लग जाता कि 39 लोग कोई अंतर पैदा कर सकते हैं। वोटिंग के पैटर्न से पता लगता कि ये 39 लोग विश्वास मत को प्रभावित कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। यदि आप 39 लोगों के कारण विश्वास मत हारते तो आपको पता लगता कि अगर वे अयोग्य साबित हो जाते हैं तो आप जीत सकते थे। साथ ही कोर्ट ने जब पूछा कि वे कोर्ट से क्या राहत मांगने की उम्मीद कर सकते हैं, तब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि प्रभावी राहत यही है कि यथास्थिति को बरकरार किया जाए और शपथ ग्रहण की कार्रवाई गलत थी और कोर्ट ये कह सकता है कि इसे दोबारा किया जाए। इसी के साथ ये शपथ को उलटने के जैसा होगा। बता दें कि इसके अलावा प्रक्रिया की शुद्धता के लिए उपाध्यक्ष को अयोग्यताओं की अर्जी का फैसला करने दिया जाए जो स्टे आदेश के पहले करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि न्यायिक आदेश में कुछ गलत हो गया है जो कि कानून सम्मत नहीं है तो उससे पैदा होने वाले सभी प्रभाव और नतीजे खड़े नहीं रह पाएंगे। अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी और इसी के साथ ही लगातार जो एकनाथ शिंदे हैं और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे एक बार फिर से शिवसेना मसले को लेकर के आमने सामने हैं। जहां ये मामला पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में चल रहा था तो अब सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा पहुंचा है और यहाँ पर लगातार शिवसेना की जो लड़ाई है वो बरकरार है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया था और शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष बाण दोनों ही चीजें एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दी गई थी। और ऐसे में शिवसेना पर जो अधिकार है वो शिंदे गुट का बताने जाना, जिसके बाद जो शिवसेना पर अधिकार है वो शिंदे गुट का हो गया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण तरीके से लिया गया फैसला है और यही फैसला आएगा, इस बात की हमें पहले से ही उम्मीद थी। क्योंकि संजय राउत जो कि उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने भी ये दावा किया और उनका कहना है कि शिवसेना को लेकर के एकनाथ शिंदे और केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ डील की है और ये डील जो है पूरे 2000 करोड़ रुपए में तय की गई थी। इसी के साथ ही तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, इन तमाम लोगों को खरीदा गया और इसके लिए बकायदा रेट कार्ड जो है वो भी बनाया गया था। तो वहीं अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो उनमें लगातार खुशी का माहौल देखने को मिला। जब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया तो उसके बाद लगातार जश्न का माहौल भी देखने को मिला था। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था और उनका ये कहना था कि हम बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चल रहे हैं, आनंद दिघे के रास्तों पर चल रहे हैं, उनके विचारधाराओं पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से शिवसेना पार्टी अब हमारी है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इससे लोकतंत्र की जीत हुई है। तो ये बातें उनके द्वारा बताई गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी महाराष्ट्र में लगातार राजनीति का जो सिलसिला है वो जारी है और ये जो सिलसिला है वो उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही शुरू हो गया था। और इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, इसको लेकर के अपने ही मंत्रियों और उनके नेताओं के बीच टूट थी और इसी के साथ ही जो जनता थी महाराष्ट्र की उसमें भी काफी ज्यादा गुस्सा था और इसी की वजह से ये जो बगावत है वो एकनाथ शिंदे की ओर से देखने को मिली थी, जिसके बाद बारी बारी से तमाम विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे।
जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी कैग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई को पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे, और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ।